अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। गुज़श्ता रात हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तेल की कीमतों में जो इजाफा किया गया था उसके हवाले से एक यू टर्न लिया है। उस यू टर्न से मुतालिक डेफिनेटली बात करेंगे आगे चल के, लेकिन आगाज़ हम करना चाहेंगे इस वक्त जो मशरक़ वुस्ता, ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। और सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त जो इंटरनेशनल हेडलाइन है कि जब से इस जंग का आगाज़ हुआ है, ये पहली मरतबा है कि ईरान की एयर स्पेस के ऊपर ईरान ने एक अमरीकी तैयारे को मार गिराया है। उसमें जो पायलट था वो तो उसको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक जो क्रू मेंबर है वो अभी तक लापता है। और ये जो ईरान का जनूबी सूबा है खुजिस्तान, वहाँ पर ये इंसिडेंट पेश आया है जहाँ पर ईरान का ये कहना है कि उन्होंने इस F-15 लड़ाका तैयारे को मार गिराया है। और अब दोनों अमेरिका और जो ईरानी हुकाम हैं वो जो एक क्रू मेंबर जिसका अभी तक पता नहीं है उसकी तलाश में इस वक्त जारी हैं। और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनको भी हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होगा कि अगर एक तो तैयारा गिरना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले ही जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं वो ये दावा कर चुके थे कि अब ईरान की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमेरिका का कंट्रोल है। और अमेरिकी सदर ट्रंप भी ये खुद कह चुके थे कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है जो ईरान का दिफाई निज़ाम है, उनकी नेवी है, उनकी एयरफोर्स है, उनकी फोर्सेस हैं। लेकिन उसके बावजूद ये वाक़या होना यकीनी तौर पर जो दावे अमेरिका कर रहा है उसकी कली डेफिनेटली ये खोलती है। और अगर अभी जब हम बात करें स्टिल उस जो अदर क्रू मेंबर है उसकी सर्च जारी है और ईरान कामयाब हो जाता है उस अमेरिकी को पकड़ने में, तो ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जारी है कुछ माहिरीन का ख्याल है ये इसका रुख भी बदल सकती है। तो शहबाज, वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ये जो जंग है अब दूसरे महीने में क्या दाखिल हो चुकी है, 5 हफ्ते हो गए हैं और ईरान अभी भी जो उसकी सलाहियत है वो इसराइल के ऊपर भी हमले कर रहा है, वो अमेरिका को भी निशाना बना रहा है, वो गल्फ कंट्रीज में जहां जहां उनके जो अहदाफ हैं उनको भी निशाना बना रहा है। तो अमेरिका अभी तक बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों के कि उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर सिचुएशन है ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कामरान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पहले भी ईरान की तरफ से इस किस्म के दावे आते रहते हैं कि उन्होंने ईरान जो अमेरिकन जहाज उनको मार गिराया, लेकिन कभी उसका कहा जाता है कि फ्रेंडली फायर्स की वजह से वो तैयारे गिरे और कभी कुछ नहीं। पहला ऐसा सिग्निफिकेंट वाकया है जिसके बाद जो ईरान को एक मॉरल बूस्ट मिलेगा इस जंग के अंदर, और अमेरिका के अंदर जो इसकी अपोजिशन है इस जंग की वो बढ़ेगी। खास तौर पर जैसे आप कह रहे थे, अगर ये क्रू मेंबर जो है वो ईरान उसको पकड़ लेता है तो फिर ये प्रिजनर ऑफ वॉर हो जाएगा और उसका क्या स्टेटस होगा, उसके बाद जो विद इन अमेरिका इसकी जो अपोजिशन होगी वो अपनी जगह पे होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से ये चीजें पिछले 5 हफ्ते से चल रही हैं और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम कि उन्होंने जो इरानियन जो उसकी फजा है उनके कंट्रोल में, इसराइल का भी सेम, तो वो तो बात अब खत्म होगी। तो क्या आप समझते हैं इसके बाद जो पोजीशन है वो चेंज इस तरीके से होगी कि अमेरिकन और ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे जाएंगे या वो अपने आप को सही साबित करने के लिए और ज्यादा अटैक कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे अहम सवाल है। जैसे मैंने कहा कि ये जो वाकया है वैसे तो एक जहाज गिरने का है और दूसरी तरफ ना सिर्फ एक जहाज गिरने का है बल्कि उनका एक जो चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और ईरान ने कहा है कि उन्होंने ही इसको नुकसान पहुंचाया है। तो ये इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की जो समत है उसका तयन कर सकता है। या तो ये डी एस्केलेशन की तरफ मामला जा सकते हैं, दबाव आ सकता है अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर, या जिस खदशे का इजहार आप कर रहे हैं कि अमेरिका बदला लेने के लिए मजीद जो कार्रवाइयां हैं वो अपनी तेज कर सकता है। और यही मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा एक कंसर्न था कि जब ये तवालत इख्तियार करेगा तो फिर इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अब ये बज़ाहिर क्लियर है कि अमेरिकी दावों के बावजूद मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। और दूसरा जो एक और जो बड़ी डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आपको पता है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान रिमेन्स एट द सेंटर स्टेज, जो भी सिफारती कोशिशें हो रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ शायद ऐसी खबरें आई कि लगा कि मुमकिना तौर पर वो जो एफर्ट्स हो रही हैं शायद वो किसी पॉजिटिव समत की तरफ जा नहीं रही। और कल भी हमने देखा कि कुछ जो अमेरिकी मीडिया है उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि अब इस्लामाबाद जो है वो शायद अगर मुमकिना को मुज़ाकरात होते हैं तो वो वेन्यू नहीं होगा ईरान और जो अमेरिकी हुकाम के दरमियान। और उसमें दावा किया गया
कि जो ईरान है और ईरान के जो हुकाम है उन्होंने पाकिस्तान और इस्लामाबाद में आने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज इस सिलसिले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं बाकायदा तौर पर एक्स पर उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि ये जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ईरान ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आने के लिए बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। इनफैक्ट जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ईरान पाकिस्तान की जो नेक और सिंसियर जो कोशिशें हैं उसकी पाकिस्तान तारीफ करता है और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद भी अपने ट्वीट पर लिखा और उस पर फिर जो इसहाक डार साहब हैं पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये वजाहत जारी की है। तो ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का ये जो बयान है उससे वो तमाम जो एक स्पेकुलेशंस थी कि शायद इस्लामाबाद में जो कोशिशें की जा रही थी वो दम तोड़ गई हैं और इस्लामाबाद के बजाय जो नाम आ रहा था कि मुमकिन तौर पर दोहा में या फिर इजिप्ट या फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने उन तमाम जो खबरों को मेरे ख्याल में मुस्तरद कर दिया है। अगेन दिस इज सिग्निफिकेंट कि इसका मतलब ये है कि जो एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की जो एक विंडो है वो अभी भी बंद नहीं हुई। शहबाज देखिए, इसमें सबसे अहम बात ये जो आपने कही है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक डिप्लोमेटिक तरीके से एक मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश की और मुसलसल अभी भी कर रहा है ताकि किसी तरीके से ये जो जंग है जो 5 हफ्ते तक फैल चुकी है वो खत्म हो जाए। तो इसमें एक जो चीज शुरू से अगर आप देखें, खासतौर पर जब ऑफिशियली पाकिस्तान का नाम एज ए मीडिएटर आया, अमेरिका की तरफ से इस बात का इतराफ किया गया, तो इंडियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें फैलाई गई जिससे लगा ये कि पाकिस्तान जो क्लेम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है या ईरान के इसके हवाले से कोई कंसर्न्स हैं। तो ये एक दफा फिर जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो भारत की मीडिया का किरदार था वो एक ऑब्जेक्टिव किरदार नहीं था, उसी तरीके से अब वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत सारी चीजें सिंगल सोर्स जो है वो कोट हो रही हैं और ना सिर्फ सिंगल सोर्स कोट हो रही है बल्कि बहुत समटाइम्स उसके अंदर फैक्चुअल जो चीजें हैं वो भी क्वेश्चनेबल होती है। कंपेयर टू दैट अगर आप कुछ जो यूके के न्यूज़पेपर्स हैं, आउटलेट्स हैं, उनकी तरफ से कुछ रिलेटिव टर्म्स में इसकी बेहतर रिपोर्टिंग हो रही है और ये जो क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं ये तो अपनी जगह पे। इससे बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो कामयाब हो या ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो अहमियत है इस पीस प्रोसेस के अंदर वो किसी तरीके से कम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान ने एफर्ट्स किए और उसका कामयाब होना जरूरी है, तो अगर कामयाब नहीं होगी तो पाकिस्तान की नाकामी होगी, वो पाकिस्तान की नाकामी नहीं होगी, ये एक ओवरऑल पीस प्रोसेस की नाकामी होगी। क्योंकि पाकिस्तान हो, उसमें तुर्की हो, उसमें कोई और कंट्री हो जो न्यूट्रल हो और ईरान को भी एक्सेप्टेबल हो, तो ये किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी जगह पे थर्ड वेन्यू के अंदर इस किस्म के मुज़ाकरात का हो जाना और उस कंट्री की तरफ कोशिश करना, यही सबसे अहम चीज होती है। बिकॉज इस वक्त बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो चीजें हैं सबोटाइज हो। खासतौर पर इसराइल का तो पता है सबको कि इसराइल ने हमेशा कोशिश की है कि मुज़ाकरात और अमन की बात ना हो, जंगबंदी की बात ना हो, और इंडिया का इसके अंदर जो एंगल इस तरीके से भी आ जाता है कि इंडिया को प्रॉब्लम ये होगा कि पाकिस्तान अगर कुछ किसी चीज का क्रेडिट ले जाता है राइटली या रॉन्गली उनकी नजर में, तो वो उसे उनका कोई जो रीजनल स्टेटस है वो कम है। वो तो इन एनी केस आपको पता है कॉमन सेंस मई लास्ट ईयर वो इंडिया का जो खत्ते के अंदर जो उसका स्टेटस था वो तो अफेक्ट हुआ है। बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान आज भी उसकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो ना सिर्फ ईरान रिकॉग्नाइज कर रहा है बल्कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी रिकॉग्नाइज कर रही है। हाँ, इस किस्म की जो कॉम्प्लिकेटेड वॉर्स होती हैं और जिसमें खासतौर पर ईरान का ये कंसर्न कि आज हम अगर अमन मुआहिदा कर लें फिर हमारे ऊपर 6 माह बाद अटैक कर दें, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जो एक रिफ्लेक्शन जो आपने ईरान के वजीर खारजा की ट्वीट की बात की उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन वाज़ेह नजर आ रही है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, प्रॉब्लम अमेरिका का 2 दफा धोखा देना है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज देखनी चाहिए। और वेस्टर्न मीडिया अगेन जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहा है, रिपोर्टिंग कम कर रहा है। आई थिंक उसमें जो इंपॉर्टेंट नुकता है जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की कोशिशें नहीं है, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह वर्ड यूज़ किया है कि ये जो गैर कानूनी जंग ईरान के ऊपर थोपी गई है ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है और इस गैर कानूनी जंग को ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ये कोशिश जो कर रहा है, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर कह लें, मीडिएटर कह लें, एक पैगाम रसां कह लें,
वो सिर्फ जो फरीकैन है उनको मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकता है। और ये जो जंग है इसमें स्टेक्स अगर आप देखें, एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, फिर गल्फ कंट्रीज़ हैं, फिर बाकी जो अगर आप देखें जो दुनिया के ममालिक हैं, यूरोप, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के लोग जो ममालिक हैं मुतासर हो रहे हैं, तो इसमें जब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, फिर स्पॉयलर्स भी हैं, तो उसमें मुज़ाकरात की टेबल पर फरीकैन को लाना एक बात है और उन मुज़ाकरात की कामयाबी जो है ये एक मुख्तलिफ बात है। और अभी तक जो मुझे भी पता है इसके हवाले से, जो ज़राए ने भी बताया कि पाकिस्तान ने जो आउट ऑफ द वे जाके जो कोशिशें की हैं और अभी भी जो पाकिस्तानी कोशिशें कर रहा है, आई थिंक इररिस्पेक्टिव वो जो कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं होती, इन एनी केस पाकिस्तान डिजर्व्स लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। और अभी भी मेरे ख्याल में कोशिश कहीं ना कहीं वो हो रही है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का ये जो बयान है, आई थिंक दैट शोज़ के वो जो कोशिशें हैं अभी दम उन्होंने नहीं तोड़ा। सबसे अहम नुकता इसमें यही है कि अगर आप अमेरिका और इजराइल को देखें तो इस जंग के दौरान उन्होंने जो आम तौर पर एक इंटरनेशनल लॉ भी है, एक नॉर्म भी है कि आप किसी भी मुल्क की जो क़यादत होती है उसको निशाना नहीं बनाते, लेकिन जो अमेरिका और इजराइल ने इस जंग का आगाज़ ही जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनको असैसिनेट करके किया, फिर बाकी भी कई जो उनके लीडर्स थे मसलन अली लारेजानी, उनको असैसिनेट किया, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक और जो अहम जो ईरान के सीनियर रहनुमा थे कमाल खराजी, उनको भी उन्होंने निशाना बनाया है। उसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी अहलिया जो है वो जहां बाग हुई हैं, लेकिन खुद वो जख्मी है। और कमाल खराजी के बारे में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ जो भी बातचीत या डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रही थी, तो उसमें वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर जो इजराइल है चुन चुन कर उन लोगों को क्यों निशाना बना रहा है जो मुमकिना तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डील करवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जो इजराइल है उसके ऑब्जेक्टिव्स और हैं, बेशक ब्रॉडर जो उनके दरमियान अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक कंसेंसस हो, लेकिन इस जंग को लेकर के इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स और हैं, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ हैं। और इजराइल जो है मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे रीजन के अंदर कियोस फैलाना चाहता है, और यही पैगाम जो पाकिस्तान है वो ईरान को भी बता रहा है, यही मैसेज पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज को भी कह रहा है कि ये तो इजराइल की एक क्लियरली एक उसकी हिकमत अमली है कि ये तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं ये आपस में लड़ना शुरू कर दें, आपस में लड़ेंगे, ये मजीद कमजोर होंगे, और जो इजराइल का ख्वाब है एक ग्रेटर इजराइल का, उसको वो पाया तकमील तक पहुंचा सकेगा। ओवरऑल बहरहाल सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, हम इस पर नजर रखेंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे ऑब्वियसली एक तो कुछ शहबाज से पूछेंगे कि हुकूमत ने आखिर जो तेल की कीमतों में इजाफा किया था, खास करके पेट्रोल की कीमतें, वो 24 घंटे के अंदर ही हुकूमत को क्यों वापस लेना पड़ी। ब्रेक के बाद उस पर बात करें। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ या उससे पहले ऐलान किया था, अचानक से तेल की कीमतों में इजाफा किया था, और इतना ज़्यादा इजाफा था, पेट्रोल की कीमत में कोई 42%, डीजल की कीमत में 55%। रिएक्शन तो उस पर बनता था, खास करके इसके हवाले से जो रद्द अमल था कि चलें इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों का एतराज़ था कि आखिर हुकूमत एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ वो टैक्स यानी कि जो लेवी है उस मद में भी अवाम को आप कह लें कि अगर मैं थोड़ा पोलाइट कहूं कि लूट मार कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन आया तो उसके 24 घंटे के दौरान ही कल रात हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फिर कौम से खिताब किया, और जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें उन्होंने अपना फैसला वापस लेते हुए जो लेवी है उसको 80 रुपये फी लीटर कम कर दिया। शहबाज, ये इसके पीछे क्या आपके पास कोई खबर है कि क्या एज पार्ट ऑफ द प्लान था कि पहले देखते हैं कि लेवी को बढ़ा के या कीमतों में इजाफा करके, और अगर अवाम की तरफ से कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आता तो लेट इट गो लाइक दिस, और लेकिन अगर रिएक्शन आ जाता है तो फिर हम कम से कम ये फैसला वापस ले लेंगे, कुछ अवाम को रिलीफ दे देंगे। कामरान, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये एक एंगल बन गया है, बल्कि ट्रायंगुलर बन गई ये चीज। अभी भी देखें जो सबसे ज्यादा कीमत है वो हाई स्पीड डीजल की है, 521 रुपए फी लीटर। वहां पे हुकूमत के ऊपर दबाव तो जरूरत है कि रिकॉर्ड हाईएस्ट प्राइस है, लेकिन उस तरीके से हुकूमत जो थी वो डिफेंसिव पोजीशन पे नहीं गई। लेकिन जो पेट्रोल की कीमत वो थी भी 460 रुपए फी लीटर, डीजल से कोई 60-61 रुपए कम थी, और सबसे ज्यादा हुकूमत वहां पे डिफेंसिव पे चलेगी, क्योंकि एक गलत फैसले की वजह से हुकूमत का जो सारा एक नैरेटिव था कि आलमी मंडी में जो कीमत है वही हम पास ऑन कर रहे हैं, वो सारा जमीन पर गिर गया। और इसमें मेरा ख्याल, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जो इसके हवाले से कवरेज और रिपोर्टिंग थी, ये इसने एक एक्सेप्शनल एक रोल प्ले किया, जिसकी वजह से हुकूमत डिफेंसिव पे गई। लोगों को इस चीज का पता चला
कि ये जो आपसे 360 रुपए फी लीटर, 359 रुपए फी लीटर, सॉरी 459 रुपए फी लीटर जो कीमत चार्ज करने की कोशिश की गई, उसकी एक बड़ी वजह उसके अंदर 160 161 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी थी। तो अगर ये चीज हम सामने ना लाते उस तरीके से, तो शायद हुकूमत भी डिफेंसिव पे ना, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस ना होती। तो उस फैसले के बाद गवर्नमेंट का एक पैनिक, जो वो तो फैसला इंप्लीमेंट हो गया, फिर जब इसको रिपोर्ट किया गया उसके बाद फिर एक पैनिक बटन प्रेस हुआ और गवर्नमेंट कंप्लीट एक डिफेंसिव पोजीशन पे चली गई। और एक जो एक्सक्लूसिव खबर हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि कल फिर दोपहर में जो एक मीटिंग हुई वर्चुअली पाकिस्तान की और आईएमएफ की, उसके अंदर ये डिस्कशन हुई। प्राइम मिनिस्टर तो पहले ये बात कह रहे थे कि आप ये इवन के फैसला अनाउंस करने से पहले कह रहे थे किसी तरीके से पेट्रोलियम लेवी के हवाले से जो है वो बात करें, बट आईएमएफ के साथ लेकिन वो बात नहीं हो रही थी। फिर कल जो मीटिंग हुई उसमें हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा जो एडिशनल सेक्रेटरी बजट है फाइनेंस की, वो और फिर गालबन इनकी जो ईवा पेट्रोवा जो कि मिशन चीफ है आईएमएफ की, उनके दरमियान ये मीटिंग हुई। हाल ही इन्होंने कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को रखा था वजारत खजाना ने, तो उस दौरान ये फैसला, उसके बाद ये चीजें जो है वो इंप्लीमेंट हुई। लेकिन जो इतलात आ रही है वो मीटिंग भी कोई इतनी जो है वो कॉन्ड्यूसिव या इतनी कोआर्डियल नहीं थी पाकिस्तान के लिए। बहरहाल जो भी हुआ, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये निकला कि वजीर आजम ने अब जो एक फैसला किया है कि पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोल के ऊपर है वो उसको 80 रुपए फी लीटर पे ले आए हैं 160 रुपए से। अब इसके अंदर फर्क क्या है, जो चीज समझने वाली है, फर्क इसके अंदर ये है कि जो इवन के जब जंग शुरू होने से पहले भी ये कीमत जो थी 84 या 85 रुपए फी लीटर थी, अब ये 80 रुपए पे क्यों लाई है और इसके पीछे क्या मंतक है? इसके जो पाकिस्तान और जो आईएमएफ का एग्रीमेंट हुआ था कामरान, उसके अंदर जो पेट्रोलियम लेवी की सालाना कलेक्शन थी कुछ 1500 अरब रुपए के करीब, वो इस 80 रुपए फी लीटर डीजल और 80 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर के बेस के ऊपर थी। हुकूमत पहले ही ये कर रही थी कि पेट्रोल के ऊपर लेवी ज्यादा रख रही थी और डीजल पे कम रख रही थी, तो उसको ऑफसेट करने के लिए ये पेट्रोल के ऊपर जो लेवी थी वो 80 रुपए से भी ज्यादा थी। तो अब वो 80 पे ले और डीजल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने इसको, वो अभी भी उन्होंने जीरो रखा हुआ है पेट्रोलियम लेवी को, लेकिन इसके बावजूद डीजल के ऊपर अभी भी हुकूमत को 35 से 40 रुपए फी लीटर टैक्स ले रही है। इंपोर्ट टैक्सेस में कार्बन सपोर्ट लेवी भी कोई 2.5 रुपए के अंदर इसके अंदर शामिल है। तो बहरहाल खुशाइन फैसला एटलीस्ट टू द एक्सटेंट कि अब हुकूमत ये दावा कर सकती है कि जो आलमी मंडी में एक तेल की कीमत है उसको हमने पास ऑन किया, उसके ऊपर हम कोई अभी भी हुकूमत को 100 रुपया फी लीटर टैक्स ले रही है, जिसको फर्दर भी हुकूमत अगर आईएमएफ मान जाती है तो कम आने वाले दिनों में कर सकती है। डीजल के ऊपर कुछ 35-40 रुपए टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर अभी भी 100 रुपया, लेकिन देर आए जो है वो अपनी जगह पे दुरुस्त आए। और एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर को हमें ये जरूर इस हद तक क्रेडिट दे देना चाहिए कि जो भी एक पब्लिक रिएक्शन आया उसको उन्होंने फील किया, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और चीजों को पार्टली रिवर्स किया। अब अभी भी हुकूमत, जो मेरी इत्तलात है, आज भी काफी इनकी क्लोज डोर इस वाले से मीटिंग्स हुई हैं कि जो पब्लिक रिएक्शन आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, इसको सामने रखते हुए आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत ने क्या करना है। चलिए बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आप कल फैसलाबाद गए थे तो आई होप कि आपने अपनी गाड़ी की टैंकी पहले फुल करवा ली थी। अगर नई कीमत पर आपने करवाई है तो आप जो है ना वो रीफंड ज़रूर क्लेम करें इस गवर्नमेंट से, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। बढ़ते हैं जो अगली स्टोरी की तरफ, और वो है सब्सिडी से मुतालिक हम डिस्कस करते रहे जो पावर सेक्टर की है। गवर्नमेंट जो हम डिस्कस करते रहे शायद कोई 1 ट्रिलियन या 1000 अरब रुपए तक या 990 अरब रुपए तक का मुतालबा कर रही थी, मान रही थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को अब इजाज़त दी है कोई 830 अरब रुपए अगले साल या जो नया माली साल का बजट है उसमें सब्सिडी की मद में हम ये रख सकते हैं। तो क्या तफसीलात हैं इस खबर की? अच्छा, पहली बात तो ये कि मेरी गाड़ी में अभी भी जो फ्यूल है वो 322 रुपए फी लीटर वाला है, और अगर मैं चाहूं तो मैं इस्लामाबाद वापस भी उसी फ्यूल पे पहुंच सकता, मुश्किल में पहुंचूंगा लेकिन 322 पे पहुंचूंगा। बहरहाल वो टैंक तो फिल करवाना पड़ेगा, चले 322 नहीं तो अब 380 रुपए फी लीटर वाला ही सही रेट। अच्छा, अगली बात ये जो है सब्सिडी के ऊपर कामरान, देखिए आईएमएफ की जो है ना ये बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक इनकी पॉलिसी है कि उनको पेट्रोल और डीजल के ऊपर तो सब्सिडी पे एतराज है, और बिजली के ऊपर जो सब्सिडी है जो जिसमें ज्यादातर चोरी और नालायकी शामिल है उसके ऊपर आईएमएफ को एतराज नहीं है। बात 992 अरब रुपए का जो हुकूमत का एक उससे हुकूमत से एक रिक्वेस्ट की थी आईएमएफ की, उसकी नहीं है 992 अरब रुपए की, या आईएमएफ की तरफ से 830 अरब रुपए की जो सब्सिडी इनको अलाउ करना अगले साल के लिए। तो मसला है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल आईएमएफ का समझ नहीं आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल पे आप सब्सिडी दें
तो वो गलत है। आप बिजली की चोरी के लिए उसको कंपनसेट करने के लिए सब्सिडी दें तो वो सब्सिडी ठीक है। ये गुड सब्सिडी और बैड सब्सिडी का अजीब सा कॉन्सेप्ट आ गया आईएमएफ का। इसके अंदर खबर जो बुनियादी वो यही है कि ये जो मुज़ाकरात हुए आईएमएफ के, इसके इसके दौरान ये फैसला हुआ है, आईएमएफ इस बात पे मान गया है कि अगले माली साल 2026-27 के बजट में हुकूमत 830 अरब रुपए की जो है सब्सिडी रख सकती है। ये सब्सिडी किन मकासद के लिए? सबसे पहले जो कुछ प्राइस डिफरेंशियल क्लेम, जिसका मतलब ये कि 300 यूनिट से कम जो बिजली की कीमत है, हुकूमत जो असल पैदावारी लागत है उससे कम वसूल करती है, जिसमें कुछ पैसा तो बाकी जो कंज्यूमर्स हैं, बिजली के सारिफिन हैं, उनसे जबरदस्ती लिया जाता है, उनकी प्राइस के अंदर बिल कर कुछ बजट से कुछ 200-250 अरब रुपए की सब्सिडी जाती है अभी भी। एक तो ये चीज, उसके अंदर फिर जो फाटा, जो एर्सवाइल फाटा के एरिया है, उसके के बिजली के क्लेम्स अभी भी कुछ बाकी है, करंट भी है और पिछले वाले भी, उसके लिए कुछ पैसा रखा गया है। तीसरी चीज इसके अंदर जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है बलूचिस्तान के, उसके लिए कुछ सब्सिडी होगी। और फिर जो सर्कुलर डेट की रिटायरमेंट के हवाले से भी कुछ पैसा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है, यहाँ पे सारी हुकूमत की जो एफिशिएंसी है पावर सेक्टर की, वो सामने आ जाती है कि इस 830 अरब रुपए में कामरान 300 अरब रुपया जो है सर्कुलर डेट की मद में है। मतलब आईएमएफ ये कह रहा है कि जी अगले साल में जो सर्कुलर डेट में इजाफा होगा, जिसको हुकूमत दावा करेगी जी हमने नेट जीरो इजाफा किया। नेट जीरो का मतलब ये कि चोरी भी होगी बिजली की, बिजली के बिलों की रिकवरी भी 100% से कम होगी। तो लेकिन चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में है, तो ये जो चोरी और रिकवरी है इसकी मद में हुकूमत जो है 300 अरब रुपया बजट से, जो टैक्स पेयर्स की पैसे हैं, तनख्वाहदार तबके से लिए जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से लिए जाते हैं, बजट से 300 अरब रुपया निकाल के उसकी चोरी और जो इनएफिशिएंसी है उसको कंपनसेट कर सकती है। हुकूमत ने तो कहा था हम 430 अरब रुपए तक के हमें पैसा चाहिए सर्कुलेट के फ्लो के लिए, जिसका मतलब चोरी और इनएफिशिएंसी है। बट आईएमएफ कह रहा है आप 300 अरब तक कर ले, जो कि टोटल जो अगले साल की बिजली की सब्सिडी होगी उसका कोई 36% के करीब बनता है। तो इसके अंदर एक और जो खबर है जो कि मेरा ख्याल आईएमएफ के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए और हुकूमत के लिए भी, कि सर्कुलर डेट जो है वो जीरो नहीं होगा। जो इनकी अब नई दोबारा बातचीत हुई उसके मुताबिक अब होता है, कब होता है कौन जिएगा तेरी जुल्फ के सर होने वाली बात है। 2031 तक कह रहे हैं जी कि सर्कुलर डेट का जो फ्लो है वो कामरान जीरो हो जाएगा। और दूसरा जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अगर आपको सादे अल्फाज में कहें कि आईएमएफ की भी समझ नहीं आती, एक तरफ वो सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ है लेकिन यहाँ पर पावर सेक्टर के अंदर वो सब्सिडी को अलाउ भी कर रही है और ऐसे अलाउ कर रही है कि जो हुकूमत की नालायकी है या जो बिजली चोरी होती है आप कह लें कि उसको इनकरेज भी कर रही है। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है जब इस तरीके से आपका सर्कुलर डेट बढ़ता है और बिजली ज़ाहिर है कि उस तरीके से जो उसके अखराजात रिकवर नहीं हो पाते, तो एक बड़ा सिंपल तरीका है कि अगेन जो तमाम बोझ है वो आम सार्फिन पर डाल दिया जाए। तो ये जो सब्सिडी आईएमएफ दे रही है या इजाज़त उन्होंने दी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट रख ले अगले बजट में पावर सेक्टर के लिए, वो विदाउट कंडीशन नहीं है। यानी कि एक और टीका आवाम को महंगाई की सूरत में, यानी कि जो बिजली की कीमतें हैं वो हुकूमत को बढ़ानी होंगी। एग्जैक्टली ये एक नई शर्त है। ये भी अगेन हम एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहे हैं अपने नाज़रीन के लिए कि आईएमएफ की तरफ से ये एक नई शर्त आयद होगी है कि जनवरी 2027 में जो बिजली की कीमतों में एनुअल बेस जो होती है एडजस्टमेंट, उसमें जो रद्दोबदल होगा, उसमें जो भी मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो आप फुली पास ऑन करेंगे। कहने के तो ये जनवरी 2027, जनवरी 2027 क्योंकि अभी हम अप्रैल में बैठे हुए, तो 10 माह बाद की ये बात जो है वो क्यों हो रही है? इसलिए कि पहले कामरान जो एनुअल बेस पे प्राइस एडजस्टमेंट होती थी वो जुलाई में होती थी। अब जुलाई में मसला ये होता था कि गर्मी का सीजन आपका पीक पे होता है, उस दौरान जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो आपकी माहाना बुनियादों पर आती है वो उसके इम्पैक्ट आ रहा होता है, क्वार्टरली प्राइस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर आप एनुअल इम्पैक्ट भी ले आते हो। तो हुकूमत ने अपनी तरफ से जो एक रिलेटिव टर्म्स में जहाँ पे बिजली की कंजम्पशन इस महीने में कम होती है वो जनवरी होता है और फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने होते हैं, तो जनवरी में हम एनुअल रीबेसिंग किया करेंगे। बट आईएमएफ ने कहा जब आप रीबेसिंग करेंगे उसका फिर फुल जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे पास ऑन करेंगे। तो ये उनकी तरफ से एक नई शर्त जो है आईएमएफ की तरफ से ये सामने आई है, ये हुकूमत ने मान लिया। और ना सिर्फ ये माना है बल्कि इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि माहाना और समाही बुनियादों पर जो बिजली की कीमतों में रद्दोबदल होगा वो भी पास ऑन होगा। माहाना का इम्पैक्ट ज्यादा आ सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन चूंकि ये खबर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी थी उसके बाद बहुत सारे लोगों में ये कंसर्न्स पैदा हुआ है कि फौरी कोई एनुअल बेस एडजस्टमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है, फौरी नहीं हो रहा। फौरी तो आपको मंथली और क्वार्टरली होगा। जो एनुअल इम्पैक्ट आएगा, जो भी थोड़ा बहुत
जितना भी आता है वो अगले साल जनवरी में आएगा। चलें, बहुत शुक्रिया शहबाज। यहाँ पे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो एक और खबर है, जो दूसरा क्वार्टर है इस माली साल का, उसके जो नंबर्स हैं वजारत खजाना ने जारी किए हैं, वो नंबर्स हमें क्या बताते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते वजारत खजाना ने जो सेकंड क्वार्टर है इस माली साल का, उसकी जो हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी है वो जारी की है, और ये जो पीरियड कवर करता है अक्टूबर दिसंबर का। तो शहबाज, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है सेकंड क्वार्टर, क्या ये हमें बताती है पाकिस्तान की मईशत के बारे में? सामने ये वजारत खजाना की रिपोर्ट नहीं है, ये एक मीटिंग होती है हर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद नेशनल अकाउंट्स कमेटी की। जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है ये पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, उसकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन, पर कैपिटा इनकम, इनके अदाद शुमार की जो है वो तखमीने जो होते हैं उसकी मंजूरी देती है। तो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स की तरफ से ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी के सामने ये तखमीने पेश किए गए थे। जो अक्टूबर और दिसंबर का क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर इस माली साल का, उसके मुताबिक जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी प्लानिंग करते हैं, उन्होंने इस बात की मंजूरी दी है कि जो दूसरा क्वार्टर है इस माली साल का, उसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो 3.9% रहा है। जो पिछला जो क्वार्टर है उससे भी ये ग्रोथ है, रिलेटिव टर्म स्लाइट उसी लेवल पे ऑलमोस्ट है, उससे कम नहीं है। एक चीज, दूसरा ये कि इसमें दो चीजें हैं। जो ज़राअत का शुबा है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया, 1.8% हुआ है, बट स्टिल ग्रोथ है। सर्विसेज के शुबे में जो है ग्रोथ रेट वो बड़ा है, वो 3.8% है। लेकिन जो सनती शोबा है जिसमें अब दावा किया जा रहा है और जो नंबर सरकारी तौर पर अप्रूव किए हैं उसमें ग्रोथ रेट 7.4% है। तो अगर आपकी सनत रिबाउंड कर रही है, सनतों में ग्रोथ हो रही है, तो विच इज अ गुड साइन। लेकिन इसके आगे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जिसका हमने कल के प्रोग्राम में जिक्र किया था। अब हुकूमत ने जो आईएमएफ से जो आईएमएफ के सामने नई शराइत मानी है कि शरह सूद में भी इजाफा करना होगा, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सॉरी इसकी महंगाई में इजाफा होगा। महंगाई में क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो महंगाई में इजाफा होगा उसको काबू में रखने के लिए हुकूमत शरह सूद में इजाफा करेगी। और फिर इसके अलावा आपको पता है कि एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आईएमएफ की हुकूमत ने नई शराइत मानी है। तो ओवरऑल अगर ये जो ग्रोथ सनतों में खास तौर पर आ रही है, जहां से सही नौकरियां पैदा होती हैं, खिदमत में तो ऐसा नौकरियां नहीं पैदा होती, तो उसके लिए आगे चैलेंजिंग टाइम्स आ रहे हैं, जिस किस्म की हुकूमत ने शराइत मानी है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली ये जो सेकंड क्वार्टर है, उस वक्त तो दूर दूर तक ये जंग के असरात नहीं थे, ज़रा बिल्डअप तो हो रहा था। तो इवन के मेरे ख्याल में जो थर्ड क्वार्टर है उसमें भी कोई इतना क्लियर जो इम्पैक्ट है वो हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब जब फाइनल एनालिसिस में देखेंगे, अब ये जंग तो ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ओवरऑल हमारी मईशत पर कितना असर पड़ता है। बट जो अभी तक जिस तरह इन्फ्लेशन के नंबर और जो ग्रोथ के नंबर जो आईएमएफ को हमने बताए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे नेबरहुड में एक जंग हो रही है, अपेरेंटली तो जो हमारे जो भी फैसला साज हैं शायद दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, या उनकी वो असेसमेंट प्री मैच्योर है, आपको लगता है? देखिए, ये पहले भी हम इस पर बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। आईएमएफ को जो हुकूमत की तरफ से एक बड़ी रोजी पिक्चर पेश की गई, ना इकॉनमी पे फर्क पड़ेगा, ना महंगाई पे पड़ेगा, ना करंट अकाउंट पर सारे पे पड़ेगा। अभी भी जो आईएमएफ के हतमी बात की कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो ग्रोथ रेट है, बावजूद इस साल की जंग के, इस माली साल में कोई 4 से 4.5% रहने की तवक्को है। यही उनको असेसमेंट दी गई है। और अगले साल में भी उनका जी हाँ, इसका जो वॉर का इम्पैक्ट है कि वो अगले माली साल में आएगा। तो अगले माली साल में भी उन्होंने कहा जी कि अगर वॉर थोड़ी सी लंबी होती है तो फिर उसमें जो ग्रोथ रेट है वो फिर भी इसी रेंज में 4% की रेंज के अंदर रहेगा। लेकिन कामरान, इसके अंदर हम एक और खबर यहाँ पे नाज़रीन को देते जाए। हुकूमत अब इस बात पर गौर करिए कि अगले माली साल का जो बजट है वो जून की बजाय समवेयर मई में पेश कर दिया जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो तखमीने थे बजट के वो आउट हो रहे हैं जंग की वजह से, और फिर अगले साल के भी तखमीने लगाने हैं। और जो हालात बन रहे हैं तो शायद पाकिस्तान को एक नया एक बजट फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। तो इस पे गौर हो रहा है कि जून की बजाय अर्ली समवेयर मिडल ऑफ मई, लेट मई ये नया माली साल का जो है बजट वो दे दें। बट एज फार एज दिस फिस्कल ईयर इज कंसर्न, जिस तरह आप कह रहे थे, गवर्नमेंट समझ रही है कि बहुत ज्यादा कोई एडवर्स इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ग्रोथ रेट इनके ख्याल में सालाना जो एवरेज ग्रोथ रेट होगी इस साल की वो 4 से 4.5% के दरमियान रहेगी।
बट लेट्स सी कि जो हुकूमत की असेसमेंट है वो सच्ची साबित होती क्योंकि अभी भी ये जो माली साल है इस में ख़त्म होने में कुछ वक्त बाकी है, और जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो जंग है उसके असरात हमें आना शुरू हो गए हैं। वो तेल की कीमतों में इजाफे की शक्ल में हो या फिर बाकी जो उसकी इम्प्लिकेशंस हैं। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट का जो व्यू है कितना वो स्टैंड करता है, ये तो जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो तभी हमें पता चलेगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस हफ्ते की एक और जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी एक नया मोड़ आया है। एक तवील ब्रेक के बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों ममालिक आए हैं और ये मुज़ाकरात चीन के तवस्सुत से हो रहे हैं। उन मुज़ाकरात का क्या आउटकम है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और तालिबान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और इन मुज़ाकरात की मेज़बानी चीन ने की है और चीन की ही रिक्वेस्ट पर और उनकी कोशिशों के नतीजे में ये मुज़ाकरात हुए हैं और ये काफ़ी तवील अरसे के गैप के बाद ये मुज़ाकरात हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था पिछले साल दोहा, फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए और इस साल के शुरू में एक और एफर्ट भी हुई थी कि सऊदी अरब में भी मुज़ाकरात हुए थे या दोनों हुकाम की मुलाकातें हुई थी। उसको दोनों तरफ से एक्नॉलेज नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद बदस्तूर दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है उसमें हमें इजाफा देखने को मिला। खास करके 26 फरवरी के बाद जब अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक बड़ी सस्टेन्ड जो मिलिट्री कैंपेन है उसमें पाकिस्तान ने ड्रोन्स और फ़िज़ाई हमले भी किए और पाकिस्तान का कहना है कि जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं वहाँ पर जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। लेकिन फिर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से कोशिश होती रही और बिलाखिर इस हफ्ते उरुमची में ये मुज़ाकरात हुए हैं। जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो चीन की वजारत खारजा है उन्होंने कहा है कि ये चीन की मीडिएशन में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसकी जो कोशिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मामलात हैं उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। जो ज़राए से हमें पता चला है ये पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं की और 3 जो मुतालबे हैं पाकिस्तान ने ये रखे हैं अफगान तालिबान के सामने और जो नंबर 1 मुतालबा है कि फिलफौर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको अफगान तालिबान की हुकूमत एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करे। नंबर 2 पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि जो नेटवर्क है, जो भी उनका वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जाए। नंबर 3 और जो भी इसके हवाले से कार्रवाई अफगान तालिबान की हुकूमत करती है उसका वेरीफाइबल सबूत यानी कि ऑन ग्राउंड जो भी उन्होंने एक्शन लिए हैं टीटीपी या बाकी जो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं वो ऑफकोर्स पाकिस्तान के हवाले करे। जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज बता रहे हैं कि चीन की कोशिश है और एक 5 नुकाती कोई पीस फ्रेमवर्क है उसके ऊपर वो अमल दरामद कर रहे हैं। बट शहबाज, इन मुज़ाकरात के बावजूद इंपॉर्टेंट नुकता है कि जो वजारत खारजा है पाकिस्तान की उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम कभी भी मुज़ाकरात से नहीं शर्माते थे या घबराते थे, मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं और उसी स्पिरिट के तहत हमने ये मुज़ाकरात किए हैं और इस प्रोसेस में एंटर हुए हैं। बट हैविंग सेड दैट कि पाकिस्तान का जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है अगेंस्ट पाकिस्तान जो कहता है दहशतगर्दों के खिलाफ इनसाइड अफगानिस्तान वो बदस्तूर जारी रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। कामरान, इसमें जो चीज अहम है ना नोट कर दी है वो 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि पाकिस्तान का एक मौकिफ था कि अब बात तभी ही होगी जब वहां से कोई एविडेंस आएगा, वो कंक्रीट क्रेडिबल जो चीज है वो इन्फॉर्मेशन आएगी और वो वेरीफाइबल होगी। वो तो अभी भी पाकिस्तान का मुतालबा अपनी जगह पे जो दोहराया गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो हम हमेशा कहते हैं और जब भी इस किस्म की बात होती है, जंग की बात होती है, जैसे इवन के ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है, बात आज आकर मुज़ाकरात पर ही खत्म होगी। और ये इंतहाई एक खुशाइन बात है कि इसमें इस केस में चाइना जो है वो सामने आ रहा है और इन वे जिस तरह पाकिस्तान एक मेडिएशन कर रहा है ईरान के केस में, चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के केस में ऐसे मेडिएशन कर रहा है। बल्कि मेरे नजर में जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान इसको जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन कहता है, एट द एंड ऑफ द डे ये एक जंग है जो कि एक दूसरी सॉवरेन कंट्री जिसकी ये बात दुरुस्त है उसकी सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल हो रही है। बट एक अफगानिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, एक सॉवरेन नेशन के साथ पाकिस्तान की बाकायदा इस जंग हो रही है और पाकिस्तान अपने मौके पे बिल्कुल ठीक है जो वो एक्शन कर रहा है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार होगा। इसके साथ एक कामरान एक खदशा ये भी होता है कि जब 12 इस तरह के मुज़ाकरात के जो राउंड है, जैसे भी आप कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया में भी एक राउंड हुआ वो नाकाम हुआ, तो अगर खुदा ना खास्ता ये जो चाइना वाला राउंड है ये भी कामयाब नहीं होता तो फिर बहुत कम इस तरह के चांसेस होते हैं कि दोबारा जल्द जो है वो क्रॉस द टेबल बैठकर बात कर सके।
इसमें जो इम्पोर्टेंट नुकता है कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो हमने देखा दोहा में और इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए थे, वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन थी एट द हाईएस्ट लेवल थी, यानी कि दोनों तरफ से वज़राए दिफा ने शिरकत की और उसके साथ जो दोनों मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स थे वो भी शरीक हुए इस मुलाकात में। है तो वो सीनियर लेवल यानी कि एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं उस लेवल पे जो वजारत खारजा के उन्होंने नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें वजारत दिफा और जो इंटेलिजेंस के एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन जो इससे पहले मुज़ाकरात हुए और इस दफ़ा जो मुज़ाकरात हुए हैं उनका लेवल जो है वो कदरे नीचे है, और उसकी वजह यह है कि ये कॉशियसली पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है कि देखते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या अफगान तालिबान की जो अप्रोच है ओवरऑल, जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, जो TTP है, उसको लेकर के कोई तब्दीली है या नहीं है। तो जो मेरी ज़राए से बात हुई है कि वाइल हमारी जो ओवरऑल पॉलिसी है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि चीन ज़ाहिर है कि उस हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो एक उसकी प्योर इंटेंशन है कि इसको वो हल करना चाहता है। एंड सिग्निफिकेंटली जो इस जगह का इंतखाब, शहर का इंतखाब किया गया उरुमची, ये सिंकियांग का दारुल हुकूमत है और चीन को इसके हवाले से भी खदशात हैं। जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको ऑब्वियसली दहशतगर्द ग्रुप है, ये सिंकियांग के ही सूबे में अपनी एक आज़ाद रियासत या वहाँ पर गड़बड़ फैलाना चाहता है। तो चीन ने जो इसका इंतखाब भी किया है उरुमची का, तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो ज़रूर है कि एटलीस्ट चलो कोई भी अगर आपके दरमियान इश्यूज हैं बातचीत हो, लेकिन जो ब्रेक थ्रू है वो कब होता है, आई थिंक इस पर हमें देखने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में दोनों तरफ से कोई इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इमीडिएटली ब्रेक थ्रू होगा, बट चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस जो है दोनों मुल्कों के दरमियान वो जारी रहने चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।